बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल। और आज एक बार फिर से हरमीत सिंह हमारे साथ नहीं होंगे, तबीयत उनकी थोड़ी सी ख़राब है, तो दुआ करें गेट वेल सून हरमीत कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और वापस आ जाए अपने शो में। और ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करें बिकॉज आपको जो देखने वाली पब्लिक है वो आपको मिस कर रही है। लेकिन अब पब्लिक जो चीज़ इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से दिन रात, बल्कि हम अगर सुबह की बात करें, दोपहर की बात करें, शाम की बात करें, तो आजकल मैं देख रही थी कि पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन। वो इसलिए क्योंकि कोई भी और डिस्कशन हो ही नहीं रही थी किसी भी जगह पे, वो आपकी जेन जी जनरेशन हो या हर एज ग्रुप के लोग एक ही बात कर रहे थे कि हुकूमत आखिर किसकी बनेगी। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है कल रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब इसका जवाब हमें मिल ही गया, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2-3 राउंड के बाद भी एक डेडलॉक बरकरार था। लेकिन फाइनली कल रात 12:30 बजे कोई निगोसिएशन और कोई मामला जो है वो तय पा गए, जिसके मुताबिक सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वजीर आजम नून लीग से होगा। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा, ये मुतालबा जो आपकी पार्टी की जानिब से आया है ये कहाँ स्टैंड करता है और ये मुतालबा इस वक्त क्यों किया गया? देखिए, एक तो आपने अभी इंट्रो में कहा कि गुज़िश्ता रात जब इन्होंने इल्हाक किया, ये इकट्ठे हुए, ये तो पहले से पता था। ये तो 10 अप्रैल से इकट्ठे हैं। ये PDM 2 बननी थी। इलेक्शन से पहले जो मुनाजरे और जो हवाई फायरिंग हो रही थी वो नूरा कुश्ती थी। इन सब ने इकट्ठा होके ये सारा जो स्टेज तैयार किया गया था, ये उसी कंटिन्यूटी को आगे ले जाने के लिए किया गया था, जिसके अंदर इलेक्शन से पहले जो हमारे साथ किया गया, जो फस्तायत रही, फिर जो पकड़ धकड़ हुई, फिर जो पेपर छीने गए, फिर जो बल्ला छीन के टिंडा, बैंगन, कद्दू, चिमटा, जूता दिया गया, और उसके बाद आखिरी दिन टेलीफोन भी बंद किया गया। लेकिन उसके बावजूद कौम निकल आई। ये तो होना ही था, ये तो वाज़े था। हम समझ रहे हैं कि इससे कनेक्टेड नहीं है। हमें पता था हिस्सा बखरा अब कल चल रहा है, इसको वज़ीर आला मिलेगा, इसको गवर्नर मिलेगा, इसको चेयरमैन सेनेट मिलेगा, इसको सदर मिलेगा, इस 25 करोड़ कौम को भी कुछ मिलेगा। कोई एक जिक्र आया कि ये इन्होंने प्लान किया कि जी अवाम को ये मिलेगा, कौम को ये मिलेगा, पाकिस्तान को ये मिलेगा, निश्ता कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ये इलेक्शन हुए, और इलेक्शन ये नहीं होता, इलेक्शन मीन्स इलेक्शन, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिम्मेदारी होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन वो कराने में नाकाम हो गया है। इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। इन्हें अपनी, या उससे पहले अगर ये चाहते हैं, इन पे जी ट्रिजन, हाई ट्रिजन का इनके ऊपर आइन तोड़ने का आर्टिकल 6 लगता है। चूंकि इन्होंने आइन को तोड़ा है, इन्होंने अवाम से उनका हक छीना है। 25 करोड़ अवाम, जिसमें 10-12 करोड़ वोटर्स थे, उनका हक छीना है। इनके ऊपर आर्टिकल 6 तो लगेगा। बेहतर ये है हलीम साहब, ये रिजाइन करें। साहब मैं आपसे हमारे साथ खालिद साहब भी मौजूद है, वो भी सवाल करेंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उस पर मैं एक थोड़ा सा एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर आप देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अवामी मैंडेट आपके पास है, लेकिन अपोजिशन में बैठने का फैसला पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि नहीं हम हुकूमत बनाएंगे। असद कैसर साहब ने ये कहा है कि मैंडेट हमारे पास है, तो वज़ीर आज़म किसी और का कैसे हो सकता है? अब हुकूमत साजी के लिए आप लोग कहाँ खड़े हैं? तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो मुंतखब अरकान है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उन्होंने इत्तेहाद तो कर लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं हुकूमत साजी के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? किससे मिले बगैर कैसे हो सकता है ये? देखिए जी, देखिए, उठते ही जो हमने कहा था कि हम अपोजिशन में जाएंगे, चूँकि मैं भी खुद एक कैंडिडेट हूँ, गो कि मैं इलेक्शन से जेल से इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन तमाम फॉर्म 45 इकट्ठे करते हुए जो अब हम पहले अभी नज़ीर लगारी साहब, गो कि उनकी अपनी एक टोन होती है मखसूस किस्म की, उन्होंने कहा कि जी पहले इन्होंने 60 सीटें कहा, फिर 70 कहा, फिर 80 कहा। वो इसलिए कहा कि जितने फॉर्म 45 इकट्ठे होके हमारे पास आते रहे, उसके बिहाफ पर हमारी तादाद होती रही सामने। और जिसके बाद जब फाइनल हमने 4-5 रोज़ पहले जो इलेक्शन इस्लामाबाद में हमने इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के सामने अपने फैक्ट्स रखे, तो उस दिन तक सारी कैलकुलेशंस हमारे पास आ चुकी थी। चूँकि कुछ फॉर्म 45 70-80% तो हम सबके पास थे। मेरे पास तो 95% मौजूद थे फर्स्ट डे ही। लेकिन हमने भी दीगर पार्टीज़ के उम्मीदवारों से इकट्ठे किए। तो मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट शुरू में हम समझ रहे थे कि जी हमारी 100, चलो जी 10-12 सीटें और होंगी। जब हमने उस वक्त अपना वो गोल्डन नंबर हासिल नहीं किया था, हमने कहा पोजीशन में बैठेंगे जिसने बनाना है। लेकिन जब फैक्ट्स आए तो पता चला कि 80 सीटें चोरी की गई हैं। चूँकि जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, कराची में हमारी
20 सीटें शहर कराची में वो ऐसी हैं जो हम जीते हैं, जिनके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। 2 सीटें हैदराबाद शहर की हम जीते हैं, फॉर्म 45 हमारे पास है। मेरी NA 238, उसमें 297 पोलिंग स्टेशन में से 292 के हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मेरे 84,000 वोट है, MQM के 10,000 वोट है, जमात के 32,000 वोट है, जिसमें मुझे 36,000 देकर जमात को 52 दे के हरा दिया गया। 84,000 मेरे और जमात के MQM के 10,000। तो ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में है। अच्छा हलीम साहब, आपने कहा कि जैसे सोहर ने अभी बात भी की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा, और आपने जज साहब की मिसाल दी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 2013 के इलेक्शन में, तो उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन मैं अब आपके मुतालबा से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जब 2013 में 35 पंक्चर की बात हुई और सारा कुछ हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था आखिर में जाके? क्या वो इंतखाबात में धांधली साबित हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए, याद कर रहा हूँ पीछे जाकर मैं, हमने फिर जो धरना दिया था, हम 4 हल्का खोलने की बात कर रहे थे, और उसके बाद एक कमीशन बना था, और उसके बाद ये हुआ था। नतीजा क्या निकला? मैस इरेगुलरिटीज इसके अंदर हुई। नतीजा ये निकला कि अगर उस वक्त कोई नतीजा निकल आता तो ना 2018 आता ना 2024 का डिजास्टर होता। यही तो है, कौम को क्या हम पुराने जाएंगे जी, तब ये हुआ, अब ये होना चाहिए, तब ये हुआ, अब ये होना चाहिए। क्या इस दफ़ा जो यूथ निकला है, जो नौजवान, जो कौम जिस उम्मीद से बाहर निकले हैं, ये किधर ऐसा हो सकता है कि तमाम लाखों वोटों को एक आरो आए और वो अपने बैक जुम्बिश कलम वो उठा के किसी का वोट, लाखों वोटों का वोट कहीं और कर दे। बात यह कि तभी तो मुल्क पीछे जा रहा है। किसने, मतलब कोई हिस्ट्री है? लीडर हमारा जेल में, 32 साल उसको सज़ा, हर कि गद्दार उसको बना दिया, बदकिरदार उसको बना दिया, न जाने क्या कुछ उसको बना दिया। हम सब लोग जेलों में, मैं खुद जेल में था 5.5 महीने, हमारी ख़वातीन जेलों में, हमारे नौजवान जेलों में, घरों पे छापे। इस सब कुछ के बावजूद जिस तरीके से कौम निकली है, जिस तरीके से वोट डला है, नतीजा तो निकालना पड़ेगा। बेहतर था इस वक्त जस्टिस फखरुद्दीन जी, आपकी इसी बात से, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं इसी बात से आपसे जानना चाहती हूँ कि ठीक है, अवाम आपके लिए निकली, आपकी मतलब बेंगन, चिमटा, तवा और हर किस्म के निशानात के बावजूद भी अवाम आपको वोट कास्ट करने के लिए निकली, अवाम ने अपना मैंडेट आपके सामने रखा। लेकिन अब हुकूमत साजी के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? यही तो टास्क था कि मुंतखब अरकान जो सपोर्ट कर रहे थे, जो हमायत याफ्ता थे PTI के, उनको एक प्लेटफॉर्म पर रखना, एक साथ जोड़ के रखना, एक फॉर्मूला देना, हुकूमत बनाना। ये अब बड़े चैलेंजेस हैं आपके, इसके बारे में आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है? जी मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखिए, हमने इसी को, इस चैलेंज को, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज है कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, हमें मजबूर किया गया, हमें वहाँ धकेला गया कि हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, चूँकि हमें अपना मैंडेट को इकट्ठा रखना था। नहीं तो आज़ाद रहते, हर रोज़ एक तलवार लटकती रहती, हर सुबह हर रात, कोई सो ही नहीं सकता था कि पता नहीं अभी कौन आ जाए और ले जाए कि इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो। वो हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारा इत्तेहाद हो गया, और हमारे जो मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन में, वो जाके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और मैं सलाम पेश करता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा साहब को। उन्होंने बड़ी तकालीफ झेली हैं, वो कई मतलब साल 1.5 साल से हमारी कोर कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, और उन्होंने हर किस्म की तो इस तकालीफ में हमारे साथ गुजरे हैं। तो एक तो ये कि हमने एक तो अबूर कर लिया कि हमने अपने आज़ाद लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर एफिडेविट जमा करवा के उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दे दिया। अलीम साहब, मुझे कहिएगा, आपको लगता नहीं कि टाइम बहुत कम है? मतलब अगर जो फैसला थोड़ा डिले करके भी PTI, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने किया, आखिरकार वो कल रात को कर लिया उन्होंने, तो आपको नहीं लगता ये सारे प्रोसीजर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है? आपको पता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उनकी जानब से बार बार ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप सबूत लेके आए, अगर आपको लगता है कि धांधली हुई है तो हम उस बात को ज़रूर सुनेंगे। तो आगे वक्त बहुत कम है, 27 नहीं तो 28 को इजलास हो जाएगा, आपको पता है, उसके बाद फिर लिमिटेड टाइम बचेगा आप लोगों के पास। देखिए, हमारे पास ही तो इस दफ़ा इशू डिफरेंट है। इस दफ़ा ये इशू नहीं है कि जी ठप्पे लग गए और डब्बे भर गए, बाद में इन्होंने भर दिया तो अलग बात है, लेकिन उस पर अंगूठा नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। फर्स्ट डे इनको ये समझ रहे थे कि हमने फ़ोन बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बल्ला ले लिया, अब तो कुछ नहीं होगा, चलो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, लोगों की आंखों में धूल झोंक दो। लोग फिर भी निकल आए। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे पास सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। फॉर्म 45 में कुछ और बात ही नहीं कर रहा कि ये हो गया, धांधली हो गई, बल्ला ले लिया। हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और देखिए, अगर इन्होंने फ़र्ज़ किया, 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लिया
कि हमारी कर लेते इतनी हैं सीटें first। हैं और ये हुकूमत बना लेते हैं। हाँ। किसी एक फैसले से किसी एक फैसले से वो जी। इलेक्शन कमीशन का हो सकता है, हाई कोर्ट का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का हो कोर्ट का हो सकता सकता है। है। अगर ये ऑर्डर आ जाते हैं कि फॉर्म 45 के तहत कर लो, तो एक ही दिन में ये माइनॉरिटी में, हम 2/3 मेजॉरिटी में, वो तो किसी दिन भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत सर बन हमने गई तो नहीं फर्ज होगा। कर लिया, हलीम आज़ाद बेशक शेख हुकूमत साहब बना आपके ले। कहने पे हमने फर्ज कर लिया, अवाम भी चले फर्ज कर ही लेती है, लेकिन अच्छी उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से, उम्मीद है कि आपकी उम्मीद जो है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और एक के बाद एक मैचेस शो लाहौर में और मुल्तान में हो रहे हैं। क्रिकेट फोबिया जो है वो इस वक्त पीक पर है, सारे बहुत एक्साइटेड भी हैं और जब हम पॉलिटिकल सिनारियो से निकलते हैं तो कोई और एक्सवाइजी एंटरटेनमेंट तो हमें नज़र आती नहीं है, इसलिए आजकल लोग बड़ी शिद्दत से इंजॉय भी कर रहे हैं और स्टेडियम आपको ऑलमोस्ट, चाहे वो ओपनिंग सेरेमनी हो या आज का कल का मैच हो, आपको स्टेडियम फुल ही दिखाई देता है। लेकिन अभी जो है मुल्तान सुल्तान्स की हमने बात करनी है, एक के बाद एक विक्ट्री जो है वो लेकर जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा कम बैक भी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। ऑल दो अगले आने वाले मैचेस में क्या होगा, आज 2 मैचेस हैं, एक तो है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का और दूसरा जो है मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर का, जो कि मुल्तान में होगा, और एक मैच जो है वो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेट मी इंट्रोड्यूस मुबीन राजा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। शकील खटक भी हमारे साथ मौजूद है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, पब्लिक न्यूज़ के फील्ड में मौजूद होते हैं, तो ये लोगों की एक्साइटमेंट ज़्यादा अच्छे अंदाज में हम तक पहुंचा सकते हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मुबीन आपसे शुरू कर लेते हैं। अब तो हमने मैचेस को एंजॉय तो बहुत करना शुरू कर दिया है और दो ओपनिंग पे हम बड़े एक्साइटेड थे, लाहौर कलंदर्स जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पहला मैच है, क्या ही हमने इतनी ज़्यादा क्लास लेनी है, लेकिन आगे बढ़े तो फिर एक और मैच लूज़ किया। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? फिर आते हैं हम मुल्तान सुल्तान पे। देखिए जी हाँ, डेफिनेटली जो एक चैंपियन टीम होती है, जब वो टूर्नामेंट का आगाज करती है तो उसका आगाज करने का अंदाज बड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लैग कर गए यहाँ पे, और जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली, मैंने इस PSL से स्टार्ट होने से पहले भी ये बात की थी कि लाहौर कलंदर के पास जो कम्बिनेशन है उसमें अगर देखा जाए, जो उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है, और जो सलमान फयाज कह रहे हैं आई थिंक सो वो भी इतने कैपेबल नहीं है इस लेवल के लिए, उनकी फील्डिंग भी उस तरह की नहीं है। फिर जब आपके पास स्पिनर्स नहीं है अच्छे, और फिर साथ आपके पास विकेट कीपर भी पार्ट टाइमर है। चलिए कल की मैच की बात करते हैं, मुल्तान सुल्तान और आपको पता है कि इस्लामाबाद का मैच था और एक बार फिर से मुल्तान सुल्तान ने दूसरी दफ़ा विक्ट्री ली है। हम अभी ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इस वक्त मोहम्मद अली परफॉर्म कर रहे हैं, और हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में और मतलब टेस्ट सीरीज़ में बहुत मौका मिला उनको, लेकिन हमने उनको उस तरह से परफॉर्म करते नहीं देखा। लेकिन इस दफ़ा तो काफ़ी लोग हैरान भी हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। तो आप मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मुल्तान सुल्तान ने अपने दोनों मैचेस में जो है वो फतह समेटी है, और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है उनकी। उनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, उनकी जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है वो बड़ी अच्छी है, उनकी जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो बड़ा अच्छा है, सारी चीजें वेल बैलेंस्ड है। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी चीज ये कि मुल्तान अभी मुल्तान में खेल रहा है। हाँ, देखना ये होगा कि आज तो मैच उसका लाहौर कलंदर के साथ है और वो भी मुल्तान में है, तो मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा सा एज मुल्तान की टीम के साथ है। लेकिन लाहौर कलंदर की टीम में आज जो एक जिस चीज की कमी थी, एक स्पिनर की कमी थी, तो उनको लिंडे ने ज्वाइन कर लिया है। तो मेरे ख्याल से स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा जो उनका लैग कर रहा था, फिर सिकंदर रजा की मौजूदगी में वो चीजें भी वो कवर कर लेंगे। लेकिन आपने बात की लाहौर कलंदर की, इससे पहले तो लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग यूनिट है वो बेसिकली पूरा पाकिस्तानी टीम का बॉलिंग यूनिट है। इसमें हारिस है, शहीन है, उसमें आपके पास जमान खान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहीन और हारिस भी उस तरह की जो परफॉर्मेंसेज है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, वो लीड नहीं कर रहे हैं फ्रंट से, जिसकी वजह से जो उनके साथ अमर्जिंग फास्ट बॉलर है, अमर्जिंग ऑलराउंडर है जांदाद खान, वो भी उनको भी उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे बॉलिंग में। लेकिन जो उन्होंने बैटिंग में डिस्प्ले किया जाके अमर्जिंग प्लेयर ने, जांदाद खान ने, मेरे ख्याल से वो बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी लाहौर कलंदर के लिए इनिंग्स बॉल। और उसके साथ जो आज का मैच है मुल्तान सुल्तान का, तो आज के मैच में जरा एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, इसलिए कि आज लाहौर कलंदर की जो कमी थी उनके पास वो भी पूरी होने जा रही है, और जो मुल्तान की टीम है वो भी अपने मुल्तान में और बड़े फॉर्म में है। तो 2 मैचेस हार चुकी है लाहौर और 2 जीत चुकी है मुल्तान। अब लाहौर ने भी आज अपनी इस तीसरे मैच में जीत के लिए उसने जंग लड़नी है।
ठीक है मुबीन, आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शकील आप देखें ओवरऑल पूरी टीम का जो क्रक्स कह सकते हैं और बॉलिंग पावर कह सकते हैं वो लाहौर कलंदर में मौजूद थी। फिर एक अच्छा इजाफा जिसका जिक्र मुबीन कर रहे हैं वो भी हुआ है। लेकिन आप आज के इस मैच को जो कि बेसिकली मुल्तान में होना है, एक एज तो है मुल्तान सुल्तान को मुल्तान में मैच होने का, तो आप किस तरह से देखते हैं वो कमी जो पूरी हुई है उससे अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी? देखिए नो डाउट जो क्राउड का और होम क्राउड का वो प्रेशर होता है थोड़ा सा, वो भी डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के ऊपर होगा, क्योंकि आज मुल्तान में मैच हो रहा है और कलंदर्स 2 मैच होम ग्राउंड पर हार के जा रही है। इससे भी एक टीम का मोराल डाउन हुआ। लेकिन हमें एक बात नोट करनी चाहिए कि अब जो फॉरेनर प्लेयर्स थे कलंदर्स का तमाम जो टीम है ना वो इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, और अब मेरा ख्याल है कि आज कलंदर्स अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मुल्तान के पास जो कम्बिनेशन बना हुआ है, टॉप ऑर्डर उनका बड़ा अच्छा चल रहा है। बॉलिंग में मोहम्मद अली, हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मोहम्मद अली थे जिनको मौके इतने नहीं मिले, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी डोमेस्टिक में, फिर कुछ अनफॉर्चुनेट उनके साथ इंसिडेंट्स हुए कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर उनको बाहर जाना पड़ा, फिर डोमेस्टिक में आए, इस बार उन्होंने परफॉर्म किया और मुल्तान सुल्तान ने उन्हें पिक किया। तो ड्यूरिंग ड्राफ्ट भी सारे शौक थे कि मोहम्मद अली के ऊपर मुल्तान ने क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मोहम्मद अली ने जो अपनी हाँ डेफिनेटली मोहम्मद अली ने आज प्रूव करके देखा है। पहले मैच में देखें 3 विकेट ली हैं, गुज़िश्ता रोज़ का जो मैच हुआ था उसमें भी मैन ऑफ द मैच रहे। तो मोहम्मद अली की जो परफॉर्मेंस जा रही है इस टाइम भी बहुत कमाल जा रही है। लेकिन टॉप ऑर्डर भी जाहिर सी बात है कलंदर्स को देखना पड़ेगा कि रिजवान को भी संभालना है, डेविड मेलांड को भी देखना है, फिर रेजा हेंड्रिक्स को भी देखना है, तीनों फॉर्म में चल रहे हैं, और अगर इन तीनों को उन्होंने टॉप ऑर्डर उनका जल्दी उड़ा दिया तो फिर डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी, मार्जिन होगा जीतने का। और मोराल तो बूस्ट है, और एक मोराल जो है वो जो पब्लिक होती है वो भी बूस्ट कर देती है, क्योंकि हमने जो ऑडियंस का प्रेशर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑडियंस लाहौर कलंदर के हारने के बावजूद भी अच्छी खासी एंथुसियास्टिक दिखाई दे रही थी और सपोर्ट कर रही थी, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हम काफ़ी होपफुल हैं। मुबीन आप कितने होपफुल हैं कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो ठीक है, क्या इनिशियल मैचेस से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस थ्रू आउट सीजन अच्छी रहेगी? क्योंकि मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस शुरू में तो देखिए 2 ही मैचेस जीत लिए, तो क्या आप उनको कहीं दूर तक देख रहे हैं अगले आने वाले फेस ऑफ में कराची में? देखिए मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा कि कभी कभी टीम्स जो है वो शुरू में मोमेंटम गेन कर लेती हैं, बड़ा अच्छा मोमेंटम गेन करती हैं, लेकिन आगे जाके कभी उस तरह जब वो जीत रही होती हैं और एकदम से जब वो हारना शुरू करती है तो फिर एकदम से रिकवर करना टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमने पहले भी देखा मुल्तान सुल्तान पूरे टूर्नामेंट में जो थ्रू आउट जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहा था, लेकिन वो फाइनल में जाके हार गया था। तो ये चीजें ऐसी T20 क्रिकेट है, ऑन द डे वाली बात है मेरे ख्याल से, और मैटर जरूर करती हैं चीजें। जब तक आपका कॉम्बिनेशन बनता नहीं है जब तक आपके जो सारे जो खिलाड़ी हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है जेल होना टीम के लिए मेरे ख्याल से। तो ये वो टाइम होता है जिसमें आप टीम का कॉम्बिनेशन बिल्ड करते हैं, फिर उसी कॉम्बिनेशन को आप कैरी करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना जल्दी टीम अपनी कॉम्बिनेशन बना लेती है बड़े इवेंट्स में और जीतना शुरू करती हैं, और वो चीज उनके आगे बड़ी काम आती है। प्लेटफॉर्म को भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है टू ऑल फॉर दोस्त जो कि इन एकेडमीज से निकलते हैं, काम करते हैं। जैसे कि आपने जहादात की बात की मुबीन, तो 8 साल की जर्नी एक सक्सेस स्टोरी होती है पूरी, कि आपने इतनी मेहनत की और कितनी जगह पे आपने अपने आप को महसूस किया होगा कि अब आगे पता नहीं बढ़ सकेंगे या नहीं बढ़ सकेंगे। मुबीन ये बताया कि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया कि लोकल क्रिकेट जो है उसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से कैच कर रहा है पीसीबी, खासतौर पे इस सीजन में आपको लगता है कि तमाम लोगों को मौका मिल रहा है भरपूर तरीके से? देखिए पीसीबी एक अपना किरदार हमेशा से अदा करता है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है उसमें पीसीबी का इतना किरदार नहीं होता। उसमें जो बेसिक जो किरदार होता है वो वहाँ के क्लब्स का होता है, वहाँ की अकेडमीज का होता है, और जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल क्रिकेट है जो कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, जो नहीं हो रही है ग्रास रूट लेवल क्रिकेट पे, ग्रास रूट पे। तो ये वो चीजें हैं, जब आप क्लब क्रिकेट अच्छी करेंगे, जब आप स्कूल क्रिकेट यहाँ पर ग्रास रूट पर लेके आएंगे, तो तब आपको टैलेंट और मिलेगा। पीसीबी बेसिकली टैलेंट हंट करता है, वो जो लड़का उनको अच्छा नजर आता है ग्रास रूट लेवल पे वो उसको पिक करता है, ट्रायल्स लेता है और खिलाता है और प्रमोट करता है। वो एक सिस्टम से बच्चों को लेता है, लेकिन वो बच्चे किस सिस्टम से होके आ रहे हैं, कहाँ से वो सीख के आ रहे हैं, जिसमें 3-3, 4-4 साल की 2-2 साल की मेहनत है। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट पे जाके क्लब्स की जो क्रिकेट है इसको बेहतर करने की जरूरत है, और पीसीबी को चाहिए कि वो क्लब्स की सतह पे जाके क्लब्स को प्रमोट करे, उनको सपोर्ट करे। इवन जो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में शहर ऐसे हैं जहाँ पे 2-3 साल से अभी तक पीसीबी की क्लब चैंपियनशिप नहीं हुई। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक रावलपिंडी में अरसा दराज से टूर्नामेंट ही नहीं हुआ ग्रास रूट लेवल पे, जो पीसीबी की जिम्मेदारी है, जो उनकी अंडर जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उसकी जिम्मेदारी है। इन चीजों का फुकदान है मेरे ख्याल से। बाकी ओवरऑल जो पीसीबी काम कर रहा है इस अपर लेवल में जाके वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है,
ठीक है मुबीन, आप हमारे साथ ही रहें। शकील, मुझे इजाज़त है ये बता दें कि हमने पेशावर ज़ल्मी की बात नहीं की, हमने कराची किंग्स की बात नहीं की। पता है उनका आज मैच है, वो भी लाहौर कज़ाफ़ी वैसे स्टेडियम मैं में है, यही तो आप सोच रहा किंग्स था को कि क्या हम देखते उनको हैं? क्यों नहीं टच कर रहे हैं, नहीं, हालांकि हमने आज कर बड़ा लिया मैच है। होने जा रहा है, दोनों हाँ, एक बड़ा एक मैच मैच है। खेल चुकी हैं और अपने मैचेस भी हार चुके हैं। तो आज ओपनिंग करेंगे, डेब्यू करेंगे वो अपने विन का, या कराची करेगा डेफिनेटली। कराची एक खेली है, वो भी हार चुकी है, पेशावर ज़ल्मी भी खेल चुकी है, वो भी अपना मैच हार चुकी है। तो दोनों में से एक टीम तो लाजमी जीतेगी। अब जीतेगी कौन ये तो पता चलेगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जब से अब थोड़ी देर बाद मैच शुरू होने जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी पता नहीं क्यों मुझे बड़ी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि उनके पास टॉप ऑर्डर उनका बड़ा अच्छा है। बाबर आजम खुद हैं, साइम अयूब है, हारिस रऊफ है, आसिफ अली हाँ, है, नाम तो तो बड़े उनके अच्छे पास हैं। पावर हिटिंग तो बड़ी अच्छी है। दूसरी जानिब कराची के पास फिर हसन अली भी हैं, उसामा अपना मोहम्मद नवाज भी है स्पिन अटैक में अगर हम बात करें, तो उनके पास भी टीम बैलेंस्ड है काफ़ी। शायद आप सी कह रहे हो किंग्स तो वहाँ पे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, टफ कंपटीशन होने वाला है। मुबीन, क्विकली बताइएगा कि आज की इस कंपटीशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी आज के मैच में फेवरेट है। कराची किंग्स का जो ओह, कॉम्बिनेशन है वो पिछले 2 साल से मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है मुबीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और शकील, आपका भी बेहद शुक्रिया, अच्छी कॉन्वर्सेशन रही आप लोगों की। हम एक्साइटेड है आज लाहौर में होने वाले मैच के लिए। तो किंग्स को मैच में हम खेलता हुआ देखेंगे पेशावर ज़ल्मी के साथ, और एक मुल्तान में भी मैच हो रहा है जो कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का है, उसको भी लोग मुझे लगता है बहुत इंजॉय करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे ये चीज़ कि एक ही ज़ुबान जो कि बोली जाती है, लेकिन जैसे ही अगर आप पाकिस्तान की बात करें, ओवरऑल जो हमारे पास रिसर्च है उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में ऐसी कम से कम 74 ज़ुबानें हैं जो कि लहजों के अतबार से मुख्तलिफ है, लेकिन ज़ुबानें एक जैसी हैं। अगर आप इलाके की बात करें तो एक इलाके से निकल कर आप दूसरे इलाके में जाएँ तो ज़ुबान शायद पंजाबी होती है, लेकिन उसका लहजा बदल जाता है और उसी से उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे सूबों की बात करें, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है कि बहुत अच्छी डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारा कल्चर रिच है, वैल्यूज़ नॉर्म्स जो कि पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती हैं, उनको फॉलो भी किया जाता है, चाहे वो हमारी सकाफत कपड़ों के अतबार से हो या हमारी ज़ुबान के अतबार से। लेकिन अलमिया ये है और परेशानी ये है कि अब पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी बल्कि मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, कि मादरी ज़ुबानों को जो ख़तरात लाहक हैं उसमें पाकिस्तान का जो है वो 28वां नंबर है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अपने बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग सिखानी है तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, जिसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन हमारे अपने मुल्क में या दीगर किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में हम क्यों नहीं देखते कि मादरी ज़ुबान जो है उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि बाकी ज़ुबानें सिखाई ज़रूर जाती हैं लेकिन मादरी ज़ुबान पर स्टिक रहा जाता है। तो आज चूँकि इसके बचाव के लिए एक आगाही मुहिम ही समझे इसको कि हम ये सेगमेंट आपके लिए कर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को यूनिवर्सल लैंग्वेज के साथ साथ अपनी मादरी ज़ुबान भी सिखाना, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 7000 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं और मुख्तलिफ ममालिक में अपनी मादरी ज़ुबान को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, लेट मी इंट्रोड्यूस इम्तियाज़ कोकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं, एक्टर हैं, शायर हैं, दानिश्वर भी हैं। इनको आप मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर भी देख चुके हैं और इनको आज के प्रोग्राम में हम ऑन सेट हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, गुड टू सी यू। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर पिलाक हैं, शायरा हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? सुबह बखैर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं। लेकिन मैं अपना तारुफ ज़रा दुरुस्त कर दूं कि मैं डायरेक्टर पिलाक नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल पिलाक थी और मैं अब नहीं हूँ वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है, अभी जो तारुफ करवाया है, तो मैं बड़ी खुश हुई हूँ और मुझे बिल्कुल भी मायूसी नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसी हमारी बच्चियाँ, नई नस्ल इतनी आगाह है अपनी जुबान की अहमियत के हवाले से, तो हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आपको पता है आपके तारुफ से पहले हमारे पैनल से डिस्कशन यही हो रही थी कि हम डायरेक्टर एक्स लिखें, फॉर्मर लिखें या रिटायर्ड लिखें या लिखें कि वो साबिक डायरेक्टर पिलाक है, लेकिन चले हमने कहा चले अभी जो लिखा हुआ है वो हम बोल देते हैं। अच्छी बात है, आपने करेक्ट कर दिया, देखने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। हाँ बेटा, बात ये है कि मैं रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं क्योंकि राइटर हूँ, कालम निगार हूँ, दीगर बेहतरीन तारुफ है और पंजाबी एक्टिविस्ट हूँ, तो वहाँ से तो कभी बंदा रिटायर नहीं होता ना। बिल्कुल हमारा असल तारुफ तो हमारे लफ्ज हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें, आपने पंजाबी की बात की और फिर आपने कहा कि ये वो चीज़ें हैं जहाँ से कभी आप रिटायर्ड नहीं हो सकते, चूँकि आप जानती हैं आज हम मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मना रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारी मादरी ज़ुबान को ख़तरात लाहक हैं, उसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर से इस चीज़ को शुरू करना कि आप बाकी दीगर ज़बानें जो कि ज़रूरत है वक्त की, दुनिया की तकाज़े हैं आज के ज़माने के, उसके साथ साथ मादरी ज़ुबान को अहमियत भी दीजिए और बच्चों को सिखाया भी जाए? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस मौजू पर आज के हवाले से बात करने के लिए मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी एक आगाही की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ 4 बड़ी कौमें मौजूद थी जिनका अपना कल्चर था, ज़बान थी। और ज़बान की अहमियत इस तरह होती है कि खुदा जिस माहौल में आपको पैदा करता है, उसके दरख्तों से, उसके मौसमों से, और एक ख़ास ज़बान भी अता की जाती है। तो उससे अगर हम मुताबिकत नहीं करते तो हम एक मसनूई ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़मीन से एक बड़े पौधे को उखाड़ कर आप गमले में लगा दें तो वो कितना को बढ़ सकेगा। हमारा भी यही हाल है। देखिए, हमने कोई चीज़ ईजाद नहीं की, हमारी रट्टे की तालीम है, हम रट्टा लगा के नौकरियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए कि हमारी सारी जिद्दोजहद रट्टे में गुजर जाती है। तो अपनी ज़ुबान को अपनाना और उस पर फख्र करना बहुत ज़रूरी है। और खुसूसन जो मेरी जैसी माएँ हैं, आप जैसी लड़कियां हैं, उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हमें पंजाबी बोलते हुए, पंजाबी लिखते हुए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए और फख्र करना चाहिए। अब देखिए, बाकी जितने हमारे सूबे हैं वो मादरी ज़ुबान कितने फख्र से बोलते हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है। और डॉक्टर साहिबा, अच्छी बात ये कि कितना अच्छा भी लगता है ना, आप देखें कि किसी को अपनी मादरी जुबान बोल रहा हो तो हम अच्छा खासा इंस्पायर होते हैं उससे कि देखें भी उसको बाकी जुबानें भी आती है, लेकिन ये अपनी मादरी जुबान पर स्टिक भी है। इम्तियाज साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक तो हम खतरात लाहक होने की बात कर रहे हैं उन ज़ुबानों को जो कि कम बोली जाती हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर भी एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान से ख़तरा लाहक इस सेंस में है कि हम अगर पंजाबी की बात करें, सराइकी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं बहुत सारी ज़ुबानों में, लेकिन हम अगर फ़ौक़ियत की बात करें तो एक ज़ुबान को दूसरी पर, दूसरी को पहली पर फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती। हर की अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपना एक इलाका है जिसको एक ज़ुबान रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है, इसको किस तरह से आपको लगता है कवर किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान हमारा वतन अज़ीज़ है और इसमें सारी जो बोली जाने वाली बोलियां हैं, ज़बानें हैं, वो सारी काबिल कद्र हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और पंजाब में मौजूद हैं, तो बाकी सूबों में उनकी जो ज़बानें हैं, सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची और गिलगित में गिलगिती और इसी तरह पोटोहारी दीगर इलाकों में सारी जो ज़बानें हैं उनकी अपनी वो बतौर निसाब में मौजूद है, लेकिन पंजाबी हमारे निसाब में मौजूद नहीं है जैसे कि होनी चाहिए प्राइमरी क्लासेस में, हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में। लेकिन पंजाबी मजमून जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। तो ये होना चाहिए कि शुरू से बच्चों को पंजाबी ज़ुबान पढ़ानी चाहिए। देखें, जो ज़बान है ये एक रिश्ते की ज़ुबान है, एक राब्ते की ज़ुबान है, और राब्ता जो है वो यकीनन उसी तरह ही बेहतरीन होगा जब एक दूसरे को उस ज़बान पर दस्तरस हासिल होगी। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि हर एक ज़ुबान का लिटरेचर चूँकि हमारे पास मौजूद है, एक रिच लिटरेचर हमारे पास है, अगर हम पंजाबी की बात करें, उर्दू की बात करें, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, या आप शायरा भी हैं माशाल्लाह और लिखती भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल ले लें कि बीए की क्लास में अगर हम एक ऐसा हमारे पास मजमून होना चाहिए, निसाब का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो कि इन सारी ज़ुबानों के बारे में हो, मतलब अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, अगर मैं पंजाबी हूँ, मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, तो कम से कम मुझे सारी वो ज़बानें पता होनी चाहिए। हिंको है, पंजाबी है, गुजराती है, अगर हम बात करें सराइकी की, सिंधी की, ये वो तमाम ज़ुबानें, इसके बारे में हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ अपनी ज़ुबान पढ़ने पर ही कायल हैं या समझते हैं कि ये ज़रूरी है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में आप देखिए, बच्चा जो होता है वो बेहद वक्त कई ज़ुबानें सीख सकता है। तो अगर हमने अपने मुल्क में अमांगी रखनी है तो हम एक बुनियादी जो उनके कायदे हैं अगर वही पढ़ लें, पश्तो, बलोची, सिंधी, तो हम एक अमांगी में ढल जाएंगे अपनी पंजाबी ज़ुबान के साथ साथ। दूसरी बात आपने जो कही वो ये थी कि खतरात लाहक हैं,
तो मैं जब देखती हूँ आपने 20-25 साल पहले तो ज्यादा खतरात थे, पंजाबी का कोई नाम नहीं लेता था, और एक वक्त था कि पंजाबी का नाम लेना ही गद्दारी समझा जाता था, क्योंकि पंजाब को तकसीम किया गया 1947 में एक तरह से। तो आज वो हालात नहीं है। आज तो आपको पता है कि जगह जगह पंजाबी के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और दोबारा लोग अपनी असल की तरफ आ रहे हैं। मौलाना रूम ने कहा था कि हर फर्द, कायनात की हर शय अपनी रूट्स, अपनी असल की तरफ जाती है। तो हम भी अपनी असल की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, आप अंग्रेजी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जा रही है, कई अंग्रेजी स्कूल हैं जहाँ पे उन्होंने पंजाबी पढ़ानी शुरू कर दी है। तो लोगों में ये सेंस, ये शऊर आ रहा है। इंशाल्लाह हमारी जो जिद्दोजहद है वो ये है कि स्कूलों में इसको एक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। और डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जा सके लोगों में, अपनी जेन ज़ी में, मतलब आज की जनरेशन में, ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से इम्तियाज़ साहब कि हम देखते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम साया मुल्क की मिसाल ले लेते हैं कि पंजाबी ज़ुबान को किस खूबसूरती से, चाहे वो डिजिटल एरा हो या पुराना ज़माना हो, फिल्मों के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए इतनी दूर तक पहुंचा दिया कि इस वक्त अगर हम देखें कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बड़ी ज़ुबान है पंजाबी जो बोली जाती है। वहाँ के एयरपोर्ट्स पे आप अभी इस वक्त बोर्ड देखते हैं, और सबको पता है दुनिया में कि पंजाबी ज़ुबान की एक पहचान है, और ये काम इंडिया ने किया है, हमारे हमसाया मुल्क ने। तो ये आप कैसे समझते हैं कि इस तरह का काम हमें अपनी ज़ुबान के लेकर, हम मतलब उस दौड़ में हम तो कहीं मेरे ख्याल से हैं भी नहीं, पीछे तो दूर की बात है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं सोहा। सच्ची बात है कि जो मादरी ज़बान होती है ना, ये प्राइड होता है, ये प्राइड लेना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम अपने घर से शुरू करेंगे। अब मेरे बच्चे हैं तो वो तो पढ़ते हैं इंग्लिश स्कूलों में, लेकिन मैंने उन्हें माया भी सिखाया है, मैंने उन्हें माये की तरगीब भी दी है कि कोई लाल परांदा है, गलती माफ करो बंदा भुल भी तो जाता है। मैंने उन्हें बोली सिखाई है कि तू सांभ सांभ रखनी है चिट्ठियां जो किसे तेरी अख पढ़ ली। तो कहने का मतलब ये है कि मुंह विच बेरियां दे बेरां दा स्वाद है, मुंह विच बेरियां दे बेरां दा स्वाद है, बेरी वाला घर सानू अजे तिकन याद है। सोहा जी, कहने का मतलब ये है कि इंग्लिस्तान में, बरतानिया में मैं 3 मरतबा गया हूँ, अब फिर जा रहा हूँ। वहाँ पंजाबी मूवीज़ बनती हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर और इंडियन एक्टर्स को लेकर। हमारा पंजाबी सिनेमा तो समझें कि ख़त्म हो गया है, हालांकि उसका जो माजी है वो बड़ा पुरशिको है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि अपनी ज़बान पर कुदरत भी हासिल करें, आने वाली नस्लों को भी सिखाएं, और इसे एक प्राइड समझें कि हम पंजाबी हैं। डॉक्टर साहिबा, लास्टली मुझे ये बताएगा कि अगर हम बात करें उन कोशिशों की जो कि अपनी ज़ुबानों को महफूज करने के लिए की गई हैं, रेख्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चूँकि कहीं ना कहीं से हमें शुरू करना पड़ता है। अगर आप और हम मिलकर कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का शुरू करते हैं जिसमें अगर हम रेख्ता की बात करें, पूरी दुनिया में पहचान है इस प्लेटफॉर्म की जो कि ज़ुबानों के अतबार से मशहूर है, तो पाकिस्तान में ये कोशिश अब तक क्यों नहीं की गई? आप जैसे लोग मिलकर अगर इस तरह की कोशिश करें, इसको इनिशिएट करें, तो हम इस तरह से महफूज कर सकते हैं लिटरेचर को भी। इस तरह जो इवेंट आप करना चाह रही हैं वो उसको इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाए तो पूरी दुनिया को पता लगेगा कि ज़ुबानों के बारे में कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में काम हो रहा है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये चीज़ें हो रही हैं, और हमने दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी बनाई जो कि 7 जिल्दों की है फिलाक में। तो मेरा ख्याल है कि ये काम हो रहा है, और इस पे इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो चुकी हैं, इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी जल्द। और बस ये कोशिश करें कि पंजाबी बोलना शुरू कर दें। आज तो पंजाबी बोलो, और आज तो शुरू कर दें ऐसी पंजाबी बोलना। ठीक है इम्तियाज़ साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि इनिशिएटिव अगर आज से ले लिया जाए, वो कहते ना कि डुल्ले बेरों में कुछ नहीं बिगड़िया। हाँ। तो आज ही सारे वालदैन, ख़ास तौर पर पंजाब में रहने वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, सारे जो रियासत है हमारी, जो वतन है हमारा, जो देश है हमारा, सारी ज़ुबानें ही हमारे लिए इज़्ज़त और अज़मत वाली हैं। लेकिन हम चूँकि पंजाब में रहते हैं, तो मैं पंजाब के गवर्नर से और जो वज़ीर आला हैं, जो कैबिनेट्स हैं, जो हमारे तमाम इदारे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो महीने में एक दफ़ा, साल में एक मरतबा
पंजाबी के हवाले से कोई आपस में कॉन्फ्रेंस करे, बिल्कुल ठीक। और कुछ गुफ्तगू भी नहीं, करें। इम्तियाज साहब कुछ भी नहीं तो कम से कम आपस में इसके बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए, तो प्रैक्टिस। वहीं से काम शुरू हो हाँ। जाएगा। आपकी कॉन्वर्सेशन में पंजाबी मजाक के अलावा होनी चाहिए कि आप समझे कि आपने उस पर कॉन्वर्सेशन करनी है अपने अम्मा अब्बा से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो ये प्रैक्टिस आपने आज से ये शुरू कर दी। मैंने इम्तियाज खुद साहब, लिखा है कि किसे ना बुझियां मेरियां चावां, किंदे ली मैं खोला पावां, सदियां तो मैं तेरे पारों, तुप्पा मलियां छड़ियां छावां। थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। आपसे लेंगे आप इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।